वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुम्मा मुबारक, एक हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और एक पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। और आज जुम्मे का मुबारक दिन है, तो क्यों ना अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी जनाब एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही किया जाए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको मुसीबत से दो चार कर देता है। यानी जब अल्लाह तबारक ताला जब अपने बंदों की भलाई चाहता है तो जान, माल और औलाद से उनकी आजमाइश करता है। और जो मोमिन होता है वो हर हाल में उसकी रज़ा में शामिल रहता है और आजमाइश की घड़ी में सब्र और तहम्मुल से काम लेता है, जिसके बदले में अल्लाह ताला उसे पहले से भी ज़्यादा नवाजता है। तो जनाब इससे हमें ये सबक सीखना चाहिए कि कोई भी गम हो, कोई भी मुसीबत आ जाए हमारी ज़िंदगी में, हमने सब्र से ही काम लेना है। हमें नहीं पता, शायद वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश की घड़ी हो जहाँ पर अल्लाह ताला हमें पहचान रहे हो कि हम में सब्र कितना है और हमने कितना करना है सब्र। तो आज हमने ये अयादा भी करना है कि हमने हर हाल में खुश रहना है और सब्र करना है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो बीमारियाँ हैं उनकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो मुख्तलिफ इकसाम के जरासीम होते हैं। इंसानी फजले से पैदा होने वाले ये जरासीम आलूदा पानी या फिर जरासीम वाले हाथों से खाना खाने से इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के मुताबिक आपको बताती चलूँ तो पाकिस्तान में पीने का जो पानी है वो 87% नाकिस और सेहत के लिए नुकसानदेह है। सफाई के नाकिस इंतजाम और हाइजीन से मुतालिक अमूमी लापरवाही बच्चों में इस हाल, दस्त, पेचिश की बुनियादी वजह तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस है उसकी भी अहम वजह बनता जा रहा है। बदकिस्मती से हम देखते हैं पाकिस्तान में बच्चों की हलाकत का सबब बनने वाली सबसे बड़ी बीमारी इस हाल है। सालाना 20 मिलियन से ज्यादा जो बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख बच्चे मौत का भी शिकार होते हैं। तिब्बी माहिरीन के नज़दीक इस हाल ऐसी बीमारी है जिससे बहुत मामूली एहतियात के साथ भी हम महफूज रह सकते हैं। और इन बीमारियों को रोकने का सबब से मौसर और आसान तरीन रास्ता ये है कि अपने आप को जरासीम से पाक रखा जाए, साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह लाजमी धोना चाहिए। हाथ धोने की अहमियत इस कदर ज़्यादा है जनाब कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छे तरीके से हाथ धोना कितना ज़रूरी है और इसमें लापरवाही कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद हमीद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साजिद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मदऊ किया और इस अहम टॉपिक पे एक पूरा सेगमेंट जो है वो वक्फ किया ताकि हम इस पे बात कर सकें। डॉक्टर साजिद, जैसे मैं बात करी थी कि हम हाथ बज़ाहिर तो ये बड़ा एक मामूली सा अमल समझा जाता है कि हमने हाथ धोने हैं किसी भी अमल से पहले, खाना खाने से पहले या अमूमन दिन में भी हम कितनी दफ़ा हाथ धोते हैं। ये हाथ धोना एक मामूली सा अमल है, लेकिन इसमें कितना अहम है हमारी ज़िंदगी में इसका जो एक कह ले कि होना कि हमारी सेहत भी बरकरार रहे इस हवाले से। जी बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा कि इसको समझा आम जाता है लेकिन ये आम है नहीं। इसकी मैं वजह बयान कर देता हूँ क्यों ये आम नहीं। हमारे जिस तरह हमारे इर्द गिर्द जरासीम, बैक्टीरिया, वायरसेस वो तो मौजूद होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट और इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमंस के साथ। तो इनको इंसान में बीमारी पैदा करने के लिए ज़्यादातर कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए। तो उसमें जो एक बड़ी वजह है वो है जरासीम का हाथों के ज़रिए फैलना। ठीक है। और वो वाली बीमारियां जिनका सद्देबाब किया जा सकता है जो कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न की बीमारियां हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, डायरिया, टाइफाइड, ये सारी जो हैं इनको बड़ी आसानी के साथ हैंड वॉशिंग से इनका सद्देबाब किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें मैं एक और बात भी करना चाहूँगा कि जब हम चूँकि एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस और अराउंड अस, तो इसमें दो तरीके हैं। जब वो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको ट्रीट तो करना है, या तो उनको आप जब वो आपके जिस्म के बाहर होते हैं तब ट्रीट कर लें, या जब वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं तो तब ट्रीट कर लें। तो बेहतर ये है कि उस स्टेज पे ही इनका सद्देबाब कर लिया जाए जब ये जिस्म में दाखिल नहीं होते, क्योंकि ये हाथों पे मौजूद होते हैं। तो क्यों ना हैंड वॉशिंग के ज़रिए उसी स्टेज पर इनको
इनको रिस्ट्रिक्ट किल कर दिया जाए, और इनको आगे ना भेजा जाए। तो हाथ हमें कितनी देर तक धोने चाहिए, मतलब अगर हम जब भी धो रहे हैं कितनी देर तक धोएं जिससे हम लोग जो हमारे जितने भी जरासीम हैं, ये बैक्टीरिया हैं, वो किल हो जाएं? जी, ये 12 दफ़ा हर जगह ये बताया जाता है कि 20 सेकंड के लिए धोएं। एक्चुअली वो 20 सेकंड का जो टाइम है वो इसलिए बताया जाता है ताकि हाथ अच्छे से धोए जा सकें। अच्छे से धोने से ये मुराद है कि फ्रंट से भी धोए जा सकें, बैक से भी, ये उंगलियों के दरमियान से भी, नाखूनों में से भी। और एक और भी बड़ी अहम बात है कि हैंड वॉशिंग में ये रिस्ट भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्रीसेस होती हैं, इसके अंदर भी बैक्टीरिया छुप सकते हैं, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इनको भी वॉश करें, जो रिस्ट हैं इनको भी करें। तो 20 सेकंड जो है दैट इज़ गुड इनफ टाइम कि इसको पानी से, और पानी में भी रनिंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 तरह का पानी, खड़ा पानी और रनिंग वाटर। तो उसमें रनिंग वाटर है वो ज़्यादा बेहतर है और उससे हैंड वॉश कर लिए जाएँ, और अगर साबुन अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, उनसे ज़रूर धोने चाहिए। और दूसरा, जैसे आपने साबुन की बात की, साबुन भी 2 कैटेगरी के, एक मेडिकेटेड है और एक जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सा ज़्यादा मौसर है, क्या दोनों ही ठीक हैं या कौन सा ज़्यादा? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई विल से कि जो आम साबुन है, ठीक है, आम साबुन है जिसको हम नॉर्मल साबुन कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल की बात नहीं कर रहा, वो ज़्यादा बेहतर है। वो किस तरह बेहतर है, क्योंकि इस बात को भी ज़रा हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि हम ज़्यादातर बात करते हैं कि जरासीम को मारना। जरासीम मेरा ख्याल है इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि रिमूव करना हाथ से, क्योंकि मारना तो इसलिए वो जरासीम कुश साबुन जो है वो तो शायद इसी पे मार्केट होते हैं कि वो जरासीम को मारते हैं, लेकिन यूजली जो कॉन्सेप्ट है हैंड वॉशिंग का उसके पीछे है कि आप हाथ से जर्म्स को रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके हाथ गंदे नज़र आ रहे हैं आपको, तो जो साबुन की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस को तो ये किल करता है, लेकिन ज़्यादातर को ये हाथ से रिमूव करता है। वो बैक्टीरिया और वायरसेस जिनकी लिपिड की लेयर होती है, जिनकी फैट की लेयर होती है, तो ये उनकी लेयर को तोड़ता है और डिस्ट्रॉय करता है। तो एक तो वो मैकेनिज्म है, लेकिन जो ज़्यादा इसका मेन फंक्शन है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है वो ये है कि हाथों से जरासीम में सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, सारे के सारे, उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। तो इसलिए जो आम ब्यूटी सोप है जो भी अवेलेबल हो उससे हाथ धोने तो वो बेहतर है। और जो एंटी बैक्टीरियल होता है वो यूजुअली चूंकि हाथों की जो अपना ऑयल की जो पीएच होती है उसको भी ख़राब करता है। ठीक है। तो इसलिए चूंकि हाथ फ्रिक्वेंटली धोने होते हैं तो इससे बेहतर है कि जो भी नॉर्मल है, जो मिलता है, जो घर में हम लोग आप यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करें और अच्छे तरीके से धोएं। 20 सेकंड के लिए धोएं ताकि आपके जितने भी जरासीम है, बैक्टीरिया है, वो किल ना हो, वो रिमूव हो जाए और कॉन्टैक्ट टाइम भी उनके साथ साबुन का जो है वो। और दूसरा, जैसे हम लोग कोरोना के दिनों में डॉक्टर साजिद देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें SOPs का ख्याल रखने का बोला गया, डिस्टेंस, मास्क, और दूसरा कि सफाई हमने रखनी है, हाथों का ख्याल रखना है, धोने हैं। तो इसमें हमें एक पता चला कि सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है। तो अब क्या करें? अब साबुन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, साबुन की तरफ जाना चाहिए, या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी काफ़ी है हाथों के लिए? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि किस टाइम हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो इसका मैं इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि अगर तो आपके हाथ विजिबली गंदे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मतलब उनमें कोई डर्ट लगा हो, मट्टी लगी, ग्रीस लगी है, एनीथिंग जो कि देखने से पता चल रहा है कि हमारे हाथ गंदे, तो फिर तो फॉर श्योर आपने वाटर एंड सोप से धोने हैं, ठीक है। और अगर विजिबल गंदे नहीं लग रहे तो फिर भी ऑफ कोर्स पानी और साबुन से धोना ही बेहतर है, लेकिन फिर गुंजाइश होती है कि आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लें, ठीक है। लेकिन अगर विजिबली गंदे नज़र आ रहे हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स आपने साबुन और पानी से धोने। और इसमें एक और अहम बात कि सैनिटाइज़र भी कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। सैनिटाइज़र वो वाला इस्तेमाल करना है जिसमें 60% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करना है। उससे जो कम वाले हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होते जरासीम को ख़त्म करने में और आपके हाथों को क्लीन करने में। इसलिए जब भी आप सैनिटाइज़र यूज़ कर लें तो देख लें कि ये इसकी क्या है, 60% अल्कोहल बेस्ड है या कुछ और है। दूसरा, जिस तरह मैं बता रही थी कि बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत सारी बीमारियां, जैसे आपने भी बताया कि इसहाल है, दस्त है, हेपेटाइटिस है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि सफाई का ख्याल नहीं रखा जा सकता। क्या उनको ये हाइजीन की जो आदत हैं ये अपना कर तमाम तर जो बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सकता है या कम हो सकती हैं ये चीज़ें? बिल्कुल कम हो सकती हैं। मैं तो आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि आपने स्पेशली इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे पर पूरा ये सेगमेंट रखा, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है कि हम तकरीबन 20 से 30% तक ये बीमारियों को कम कर सकते हैं। 20 to 30% इज़ अ बिग नंबर। इवन के 1% भी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा नंबर होता है। जब हम
ग्रॉस लेवल पे पॉपुलेशन पे exactly, बात हाँ। करते हैं, तो जो बच्चों में तकरीबन 1.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो अपनी 5th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर हाँ। सकते, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू, और जिसमें जो टॉप बीमारियां हैं वो यही हैं पेट की बीमारियां और रेस्पिरेटरी डिजीज। और इन दोनों को हैंड वॉशिंग से, सिंपली हैंड वॉशिंग से 20 to 30% कम किया जाता है। 30% की जो डायरियल डिजीज़ हैं जिसमें टाइफॉइड आ गया, डायरिया आ गया, इनसे बचा जा सकता है। और तकरीबन 20% क्योंकि बच्चों में एक तो इम्यूनिटी कम होती है, दूसरी वो स्कूल्स में जाते हैं तो दो क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, तो जैसे फ्लू हो गया, दूसरी बीमारी, उनकी ट्रांसमिशन ज़्यादा आसानी से हो सकती है। तो इन सारे सिनेरियोज़ में हैंड वॉशिंग जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, और सिंपल हैंड वॉशिंग से ही हम उनको लोगों को बता के, समझा के, उनको कन्विंस करके, क्योंकि इंसान की एक नेचर है कि जब तक उसको पता ना चले कि मेरे लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो उसको प्रैक्टिस नहीं करता। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल उनको बताने की और बार बार बताने की ज़रूरत है कि सिंपल हैंड, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आपके जिस्म के अंदर जरासीम दाखिल हो जाएगा तो फिर तो बड़ा तकलीफ दे अमल होगा उसको ट्रीट करना। तो क्यों ना उसको हम उस स्टेज पे रोक लें कि जब वो आपसे इंटरेक्ट तो उसने करे लेकिन अभी तक आपके जिस्म में दाखिल नहीं हुआ, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे या कहीं और पे। तो इसमें हैंड वॉशिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे इस बात का जिक्र करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे ज़ुकाम हो जाता है या छींक आ जाती है, इस तरह का कुछ अमल होता है, तो आप टिशू लें, उस पर करें और उसको फिर डिस्कार्ड कर दें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर जो बेस्ट तरीका है वो आपकी एल्बो है। एल्बो पे फिर आपने स्नीज करना है या कॉफ करना है। वो इसलिए एल्बो है क्योंकि इसका कांटेक्ट जो है वो बाकी जगहों से कम होता है और आपसे भी कम होता है। तो ऐसी जगह ये बड़ी रिसर्च के बाद डेवलप की गई है कि ये वाली जगह का ट्रांसमिशन दूसरी जगह पे कम होती है, इसलिए दिस इज़ द बेस्ट वन। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो यू यूज़ योर एल्बो यूज़ कर लें और इसको कर लें। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि जब तक हम लोगों को बताते नहीं है कि आप लोगों के लिए कितनी अच्छी चीज़ है, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो बच्चों को कब से हम लोग ये आदत डेवलप कराना शुरू कर दें, किस उम्र से, कि उन्होंने खाने से पहले हाथ धोने, खाने के बाद भी हाथ धोने? मैं तो इस सवाल को इस तरह लूँगा कि ये तो तरबिया का पार्ट है। इवन के अब तो रिसर्चर्स कहते हैं कि बच्चे को पैदा होने से पहले ही आप ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, इवन के जब वो पैदा भी ना हुआ। तो आई वुड से कि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो ज़ाहिर है वो खुद तो हैंड वॉश नहीं कर सकेगा, लेकिन उसकी जो मदर है वो हैंड वॉशिंग का उसका ख्याल रखे, क्योंकि उससे भी ट्रांसमिशन हो सकती है। क्योंकि ये टाइफाइड और डायरिया, कॉलरा, ये सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की डिजीज़ है। इनका मेरली जो ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ वो हैंड वॉशिंग और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से। जैसे बाथरूम के बाद लोग हाथ नहीं धोते, इवन के ये हम शायद समझते हैं कि सारे धोते होंगे, लेकिन आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ग्लोबली सिर्फ 19% लोग जो हैं वो वॉशरूम के बाद साबुन से हाथ धोते हैं। तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, गैप बहुत ज़्यादा है कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कि चूँकि बहुत कम लोग सिर्फ 19% धो रहे हैं और उसको धोने से फ़र्क कितना पड़ रहा है, 20 to 30%। तो देयर इज़ अ बिग गैप कि हम इसको लोगों को बता के, सिर्फ समझा के, बच्चों को, उनकी माओं को घर में और सारा लोगों को बताया जाए। और एक और बड़ी अहम बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक तो ये है ना कम्युनिटी बेस के लोग प्रैक्टिस करें। इसके अलावा इसका हेल्थ केयर में भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बीमार है जिसका आप ख्याल कर रहे हैं, तो उसको भी आपने जब उसका ख्याल करना तो हाथ धोने। इस तरह हॉस्पिटल्स में भी ये बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है हैंड वॉशिंग की, ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। घर के साथ साथ बाहर भी जब आप जाएं तो वहाँ पर भी ये प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साजिद हमीद हमारे साथ मौजूद है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे हैंड वॉश के हवाले से कि किस तरह हमने हाथ धोने हैं, सिर्फ ये छोटा सा अमल करके हम लोग बहुत सारी बीमारियों से ख़ुद को बचा सकते हैं। तो हाइजीन का जनाब आप लोगों ने आज के दिन और आज से ही आयादा कर लेना है कि आप लोगों ने हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जनाब मजीद भी आपसे बात करेंगे, या वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए नौजवान नस्ल के हवाले से, तो तालिब इल्म किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि उनके हाथों में मुल्क व कौम की ज़माम कार होती है। जो आज मुल्क व कौम की मजहबी और सियासी रहनुमाई रहबरी कर रहे हैं वो माजी में तालिब इल्म थे, और जो आज के तालिब इल्म हैं उन्होंने आने वाले दिनों में मुल्क व कौम की भाग दौड़ संभालनी है। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 74 साल में
हमारी किसी भी हुकूमत ने तालीम को वो अहमियत नहीं दी है जो हमें अहमियत देनी चाहिए थी। इसलिए तालीमी लिहाज से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के पस्तरीन ममालिक में होता है। पाकिस्तानी तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स को कई किस्म के मसाइल का सामना रहता है और स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने वाली स्टूडेंट्स यूनियन पर 1984 में लगने वाली पाबंदियां जमहूरी अदवार में भी नहीं उठाई जा सकी हैं। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालिब इल्मों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद तालिब इल्मों को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। पाकिस्तानी तालीमी इदारों में जो तलबा हैं उनको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है और उनको कैसे हल किया जा सकता है, इस सारे मौजू पर आज हमने बात करनी है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं असद अली कुरैशी है, स्टूडेंट लीडर है और जमीयत तुलबा इस्लाम से उनका ताल्लुक है, और उनके साथ तशरीफ फरमा है साशा जावेद मलिक हैं, तलबा रहनुमा हैं और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव से उनका ताल्लुक है। असद, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और साशा, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। असद, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, जैसे आज स्टूडेंट्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आपके नज़दीक यहाँ पर स्टूडेंट्स को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है तालीमी मैदान में, या ओवरऑल अगर बात की जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज के इस आलमी दिन के मौके पर यहाँ पर इज़हार ख्याल का मौका दिया। इस वक्त आप अगर स्टूडेंट्स के इश्यूज़ की बात करेंगी और मसाइल की बात करेंगी करना चाहेंगी तो वो तो बेशुमार इश्यूज़ हैं, बेशुमार मामलात हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए जा सकते हैं। और आज आपके ही प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना बहरहाल मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया 1984 में तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी लगी, और उससे पहले पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर ये एक यूनियन बॉडी हुआ करती थी। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक हर किसी फ़र्द को, हर नौजवान को, हर इदारे को जो है वो ये हक हासिल है कि वो अपनी एक यूनियन बना सकता है, लेकिन देखने में ये आता है कि जो सबसे पूरा दुनिया का सबसे बाशऊर तबका है वो तालिब इल्म है, और उन्हीं से ही ये हक एक यूनियन बनाने का ये छीन लिया गया। वो उस यूनियन के प्लेटफॉर्म पर अपने इश्यूज जो है वो सामने लेकर आया करते थे, लीडरशिप को पॉलिश किया करते थे और अपनी लीडरशिप स्किल्स को मनवाया करते थे। और इसी तरीके से जो इश्यूज होते थे उनको सामने रखकर गवर्नमेंट के सामने, अपने तालीमी इदारे के सामने रखकर वो उनसे मुतालबात को मनवा कर अपनी तालीमी इदारे के अंदर अपनी चीज़ को, उसको जो है वो जारी रखते थे, अपने तालीमी सिलसिले को। अच्छा, अगर आज के इश्यूज़ की बात की जाए तो स्कूल्स लेवल के ऊपर अलग इश्यूज़ हैं, कॉलेज लेवल के ऊपर अलग इश्यूज़ हैं और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अलग इश्यूज़ जो है वो इस वक्त हमें दरपेश हैं। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो बेशुमार जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं इस वक्त इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हाल है बहुत बुरी तरीके से। यानी कि वहाँ सिंध का इलाका ले लें तो सिंध के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स के अंदर वहाँ पर भेड़ बकरियाँ जो है वो वहाँ के वडेरों ने वो वहाँ पर की हुई हैं। ऐसी पंजाब के जो हमारे इंटीरियर के स्कूल्स हैं वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ें हैं। अच्छा, फिर कॉलेज लेवल के ऊपर और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनके इश्यूज बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, वहाँ फीसिस का इशू है इस वक्त जो है वो, और हॉस्टल अलॉटमेंट्स के इश्यूज हैं, एडमिशन फीस एक यानी कि कोई 200% तक बढ़ा दी गई है। बिल्कुल ऐसे ये सारे इश्यूज हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आज का दिन मनाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स के भी मसाइल का बारे में हमें पता चल जाए। साशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने बात की है कि जो यूनियंस थी उन पे पाबंदी लगा दी गई थी और इस पे भी दो दलाइल सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी पाबंदी है कि स्टूडेंट सियासत और मारपीट में मुलव्वस हो जाते थे, कुछ ये दलाइल देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये पाबंदी हटा देनी चाहिए। आप क्या समझती हैं, क्या कमेंट करेंगे? देखें, मुझे लगता है कि एक मैं तकरीबन मेरा RSF से ताल्लुक़ है, रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फ्रंट से ताल्लुक़ है मेरा। हम एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर अगर देखें तो जब ज़िया के दौर पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, ठीक है, उसके बाद उससे आप पहले के हालात देख लें क्या टाइम था, ठीक है, उसके बाद से किसी भी मुझे लगता है कि सियासी जमात ने कभी उसको हटाने की कोशिश ही नहीं की गई है। और उससे पहले मारपीट के आप देखें, उसके पहले क्या तशद्दुद और जितनी भी थी जबर किया जाता था, ये वो तमाम आप कह लें कि जितनी भी इस तरह की तंजीमें थी जो ऐसा काम करती थी और उसके बाद क्या करती थी। बेसिकली मुझे कभी भी नहीं लगा कि तलबा तंजीमें कभी भी मारपीट का सबब बनी हो, या आप अगर अपने तलबा को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि आपने रोबोट्स पैदा करने हैं, आप चाहते हैं कि आप लोगों ने पपेट्स पैदा करने हैं, आप चाहते हैं कि उनको कोई नो हाउ ना हो, उनको पता कुछ ना हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं। आपका तलीमी निज़ाम इतना नाकस है कि यहाँ पे आज 48 से 60 बच्चों के 1100 से ज़्यादा नंबर आए हैं और उनको पता ही नहीं है कि किस बेस पर आए हैं। बाकी उन्होंने तलीमी निज़ाम के बारे में मौसूफ ने भी बात रखी कि क्या है कि स्कूल्स का और हमारा सिस्टम क्या किया जा रहा है कि 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाता है।
14 साल तक, मेरे ख्याल से 14 साल की उम्र की 60 लाख बच्चियां जो स्कूल तक कभी गई नहीं होती हैं। तो आपका तलीमी निज़ाम इतना नाकस है, और मुझे लगता है कि टोटल से 3 से 4% बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी की तलीम तक आते होंगे। और वो बेसिकली हमेशा से तलबा तंजीमें या जितनी भी स्टूडेंट्स को पॉलिटिसाइज करने की चीज़ें होती थी, ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हम हमेशा जितनी भी सियासी जमातों हैं उनकी चमचागिरी करें। उनका मकसद बेसिकली ये होता था कि अपने नो हाउ, अपने राइट्स के लिए बात उठाई जाए, जितने भी आपकी फीसों में इजाफे की बात जो मसाइल होते हैं उनको उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में चले। कम से कम इस तरह ये होता था कि आपके जो तलबा, क्या आपको लगता है साशा कि मतलब अगर ये पाबंदियां हटा दी जाएंगी, जो हमारा तालीमी मेयार है वो बेहतर हो सकता है? बहुत बेहतर हो सकता है। आप देखें ना कि आप इन तंजीमों के हट कर देखें, उनके अलावा उनके क्या कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। आपके देखें यहाँ पे नौकरियां नहीं है, कोई करियर ओरिएंटेशन है ही नहीं है किसी बेस पर भी, कोई ऐसी बेस है नहीं है कि जिन पर उनका एक्सपोजर बिल्डअप हो सके, कोई ऐसी चीज़ उनको प्रोवाइड, कोई फैसिलिटेट की नहीं जाती, कोई ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं है कि वो कर सके। अब खाली देखें ना आप गुंडागर्दी या इस चीज़ों की बात करते हैं कुछ भी, उससे पहले क्या नहीं होती थी ऐसी चीज़ें? क्यों नहीं होती थी? मुझे लगता है कि इसके बाद ऐसी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं जिनमें वो मुलविस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। असद, जैसे हम देखते हैं कि यूनियंस थी, वहाँ पे ये थोड़ा सा अंसर मौजूद होता था तशद्दुद का। अगर इस अंसर को हटा दिया जाए तो क्या वाकई बात बन सकती है, और किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? वैसे ये मेरा तो एक ख्याल है कि ये एक मिथ है कि तलबा यूनियन के दौर के अंदर जो है वो अपना तशद्दुद और जबर का दौर ज़्यादा था। अच्छा। बल्कि हम ये देखते हैं कि उसके बाद जो है वो अदम बर्दाश्त बढ़ी है। ज़ाहिर है हर जगह जहाँ तलबा तंजीम कोई मौजूद है उसने वहाँ पर अपनी एक टेरिटरी बनाई है, और उसके दीगर तलबा तंजीमों को वहाँ पर उसने कबूल नहीं किया है, या आपस के अंदर जो क्लैशेस के मामलात हैं वो बढ़े। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यही बताते हैं कि मर्डर्स के अंदर भी इजाफा हुआ है, झगड़ों के अंदर भी इजाफा हुआ है, और अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है वो बढ़ा है। तो ये एक बहरहाल बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों कम हो जाती हैं जब आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं? ये चीज़ें इसलिए कम हो जाती हैं कि जब आप एक डिबेट और डायलॉग के माहौल के अंदर अपनी जगह पर एक विन कर इलेक्शन विन कर एक अपनी लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं, और वहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो जो आपका अपोनेंट होता है, दीगर तलबा तंजीमें होती हैं, वो अपने नज़रियात को, अपनी चीज़ों को वो अब ये देख रही होती हैं कि सामने वाला फ़र्द जो है वो किस तरीके से सामने वाली तंजीम परफॉर्म कर रही है। तो वो ज़ाहिर है फिर उन्हीं स्टेटिस्टिक्स के साथ, उन्हीं स्टेट्स के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर जो है वो इंशाल्लाह अपनी एक इलेक्टेड बॉडी के साथ आकर वहाँ पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ बात नहीं बनती जो आपने सवाल किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए। और ये बहुत बेहतर है, और ये आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठा सके, अपने मसाइल को हवाले से बात कर सके। जैसे साशा आपने बात की निज़ाम तालीम के हवाले से, तो यकसा निज़ाम तालीम आपने भी सुना होगा कि अब वो नाफिज कर दिया गया है। कि आपको लगता है उसकी वजह से हमारा जो निज़ाम तालीम है वो बेहतर हो पाएगा? मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी ऐसी चीज़ें ऐसे हम लोग स्टेप्स उठा रहे हैं कि जिससे निज़ाम तालीम बेहतर हो। हम मज़ीद एक कह लें कि हम एक बबल में कैद हैं। अच्छा। और हम उसको मज़ीद से मज़ीद हम उसको तंग करने की कोशिशों में लगे होते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि देखिए अब भी बैन है तलबा तंजीमों पर, और इसके बावजूद वो तंजीमें काम कर रही हैं, और उस पर करती हैं तो किस बेस पे करती हैं, उनको पीछे से क्या सपोर्ट हासिल होती है जिस पर वो करती हैं। और फिर अगर आप कहें कि हम कहते हैं कि जबर और तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होती है, तो उसकी वजह क्या है, बिहाइंड द रीजंस क्या है कि हमें वायलेंस पे उतरना पड़ता है। ठीक है, हम तलबा होकर एक इदारे में पढ़ कर उससे हम अपने रोशन ख्याल करने होने के बावजूद हम ये चाहते हैं, हमें ये मसला होता है कि लड़की और लड़का साथ क्यों बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, हम हर किसी को चादरें पहनाने पे लगे हुए हैं। देखिए, हर किसी की एक ज़ाती राय होती है, हर किसी की एक ज़ाती चॉइस होती है। हमें उसके आपके लिए हर किसी को एक इंसानी तौर पर हमें उसका एक एहतराम करना चाहिए। ठीक है, एक इंसानी कुव्वत के लिहाज से हम, इसका मतलब ये नहीं है तलबा तंजीमों का काम दहशत गर्दी फैलाना या दहशत फैलाना या उसका कह लें कि सप्रेस करना किसी का काम नहीं होता। तलबा तंजीमों का काम ये होता है कि आप कितना आगे को अगले इंसान को पेज दे सकते हैं, आप बाकियों के आवाज़ कितना बन सकते हैं, आप बाकियों के लिए कितनी आप कह लें कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और कैसी ऐसा प्लेटफॉर्म इकट्ठा कर सकते हैं, आप कितना बाकियों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तलबा तंजीमें जब जबर और तशद्दुद की बात अभी आती है जब आपके पास एक ऑटोनॉमी पावर होती है और आपको लगता है कि आप उस पावर का इस्तेमाल करके आप दूसरों को सप्रेस कर सकते हैं और अपना नाम मनवा सकते हैं, इस तरीके से तो ये बहुत गलत बात होती है। देखिए ना, हम भी अगर काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि जी किन किन तलबा यूनियन की बहाली नहीं है, हम उसमें उन रोल में रहकर कितना काम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम उस हवाले से कोशिश करते हैं कि हमें नहीं
कोशिश होती है कि हम मॉब की सूरत में डंडे लेकर इदारे के तमाम आप कह लें कि रूल्स और लॉज और रेगुलेशंस तोड़कर हम उधर फेंटी लगाने पहुंच जाएं और उधर हम लोग ये करने पहुंच जाएं और वायलेंस क्रिएट करें। और हमें तमाम लोगों की बेसिकली ज़ाती और बाकी जितनी भी उनकी चॉइसेस हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। यही बेसिकली हुकूमत से भी हमारी यही गुजारिश रहती है कि जो बेसिक ग्रास रूट लेवल के जितने मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए। बल्कि ये मसाइल नहीं है कि आप किसी को कह दें कि जी इसको बुर्का पहना दें, ये 14 साल की बच्ची यहाँ पे जाएगी, 3 साल की बच्ची के लिए आप ये ड्रेस कोड कर देंगे, 15 साल के लिए आप ये कर देंगे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप, मुझे लगता है कि हम तालिबान शायद अफगानिस्तान में बाद में आए, पाकिस्तान में पहले आ गए थे शायद। असद, आप क्या कहेंगे यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से? यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान का तो ये रोज़ अव्वल से ही हमारा एक मौक़िफ़ भी है और मुतालबा भी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय होने चाहिए, जिस तरीके से कुछ करिकुलम इस तरीके का तय हो कि जो उन्होंने 5 क्लास के स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ना है, 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ना है और इंटर के स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ना है। बहरहाल ये बहुत अरसे के बाद मौजूदा हुकूमत की ये जो काविश है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने यकसा निज़ाम का जो है वो निफाज करने की तरफ जा रहे हैं। अभी तो हुआ नहीं है, ज़ाहिर उन्होंने कमेटीज़ वगैरह बनाई हुई हैं, वर्किंग चल रही है और मार्च 2022 के अंदर जो है वो ये सुनने में आ रहा है कि उसको जो है ये लोग उसको निफाज कर देंगे। तो इस्लामी जमीयत तलबा तो इस मौक़िफ़ की तायद भी करती है, हिमायत भी करती है और हम ये चाहते थे कि ज़ाहिर है जहाँ गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला तालिब इल्म, उन सबको जो तालीम यानी कि मिलनी चाहिए वो बिल्कुल यकसा होनी चाहिए। सारे बच्चे एक ही बच्चे की बात करते हैं, यहाँ पे एक तरफ एचएसएन का इदारा आ जाता है, यहाँ पे एचएसएन से निकली एक फौत होती है, एक तरफ से गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल होता है जहाँ पे आपको पता है वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। मुझे अब आपने जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला सेगमेंट अच्छा लगा होगा। हमारे साथ असद अली कुरैशी मौजूद थे, साशा जावेद मलिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना अपना जो मोटिव था वो हमारे साथ शेयर किया। स्टूडेंट्स के वाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आज, क्योंकि आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, प्रोग्राम के जैसे पहले हिस्से में बात हो रही थी मौसम के हवाले से, तो गुज़श्ता चंद बरसों से हम देख रहे हैं कि लाहौर के मौसम में नुमायां तब्दीली देखने को आ रही है और लाहौर के इस और उसके मसाफात के बासियों को अब सिर्फ 4 के बजाय 5 मौसमों का सामना करना पड़ता है और जो 5वां मौसम है वो अब स्मॉग बन चुका है, जो हर साल शहरियों के मसाइल में मजीद इजाफा भी करता जा रहा है। अक्टूबर का महीना जैसे ही शुरू होता है तो स्मॉग के जो साए हैं वो लाहौर पर मंडलाना शुरू कर देते हैं। स्मॉग में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन जैसे जहरीले मवाद शामिल होते हैं जो इब्तदाई तौर पर गले में खराश पैदा करते हैं, नाक और आंखों में चुभन की वजह भी बनते हैं। ये जहरीले मादे हवा की मदद से हमारे फेफड़ों में जाते हैं और दिल के निज़ाम पर भी असर अंदाज होते हैं, जिससे फौलज होने का खतरा होता है। दिल की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर, सांस की बीमारी और निमोनिया समेत दूसरे इन्फेक्शन भी होते हैं। और पंजाब हुकूमत हर साल स्मॉग की रोकथाम करने के हवाले से बुलंदोबांग दावे तो करती है, लेकिन स्मॉग के खिलाफ मिशन में नाकाम दिखाई देती है। इस साल भी स्मॉग का खतरा जो है वो सर उठा रहा है। स्मॉग की वजूहात क्या है, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली एजाज हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात हैं। अली, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अली, स्मॉग का जैसे हम देख रहे हैं कि इशू फिर से सर उठाना शुरू हो गए जैसे ही जो अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है, तो हमें बताइए कि ये अक्टूबर के महीने में क्यों ये इशू जो है या स्मॉग जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाती है? इसका इशू ये है कि जो हम अगर लेयर्स देखें, एयर की लेयर्स हैं हमारे ऊपर, उनमें जब इन्वर्जन होती हैं और स्टेगनेट हो जाती है एयर, तो जो स्मोक है वो ट्रैप होना शुरू हो जाता है, वो डिस्पर्स नहीं हो पाता। सेकेंडली, इसी टाइम पे आप स्टबल बर्निंग नोट करते हैं, चूँकि ये राइस कटिंग का टाइम और वो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है। पाकिस्तान तो कोशिश करता है कि 144 इम्पोज करता है, क्लैमिटी के साथ इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर इंडियन साइड पे बिल्कुल भी नहीं किया जाता। दूसरा, इंडिया साइड पे कल्टिवेटेड एरिया जो राइस का है वो बहुत ज़्यादा है। जब वो स्टबल बर्निंग होती है उस सारे एरिया में, तो वो पूरा जो रीजन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमेना या लाहौर का फिनोमेना नहीं है, आपको पूरा पंजाब, पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी, इवन के टूवर्ड्स कलकत्ता तक का वो सारा एरिया इनगल्फ नज़र आएगा स्मोक के ऊपर। ये एक रीजनल फिनोमेना है। और सेकंड, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन्स हैं
उसकी वजह से ये हर साल हमें फेस करना लेकिन पड़ता हम देखते हैं कि पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए तो जैसे ही ये अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है तो वो कई दावे करते हैं कि हम लोग स्मॉग पर काबू पा लेंगे, इकदाम भी उठाए जाते हैं। लेकिन माहिर होने के मुताबिक अगर आप बताएं तो क्या कमेंट करेंगे, क्यों नहीं हम इस पर काबू पाया जा रहा, स्मॉग पर क्या वजूहात हैं, इसका हल क्या है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ये एक रीजनल फिनोमेना है, सिर्फ पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है कि लाहौर में या पाकिस्तान में हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। इसमें इंडिया भी है और मेजर आपकी जो पोल्यूशन आती है वो इंडिया से आती है। एयर फ्लो ड्यूरिंग दिस टाइम आपका इंडिया से टुवर्ड्स लाहौर या पाकिस्तान की तरफ होता है और वो जितना धुआं उसका स्टबल बनने का है वो इस साइड पे अकोमोडेट हो जाता है। अगर हम देखें कि कभी विंड पैटर्न चेंज हो तो पाकिस्तान का एरिया क्लियर भी हो जाता है इसमें। तो ये रीजनल फिनोमेना है, मगर पाकिस्तान अपने लेवल पे कोशिश करता रहता है हर टाइम पे। लाहौर या पंजाब कोशिश करता है, 144 भी इम्पोज की जाती है, इंडस्ट्रीज़ को भी लिमिट किया जाता है, ट्रैफिक चलानिंग भी की जाती है जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं उनको। मगर ये एक रीजनल फिनोमेना हमें फेस करना पड़ेगा। हमारी एफर्ट्स के साथ इसमें थोड़ी कमी आ सकती है मगर ये पूरा एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। और जिस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से कई अहकाम जो है वो जारी किए हैं, तो क्या लगता है आपको इन अहकाम पर अमल दरामद हो रहा है और कितना अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल उस पर अमल दरामद हो रहा है। अगर आप देखें तो ट्रैफिक चलानिंग पिछले महीने से स्टार्ट कर दी गई, 1 महीना पहले से स्पेशल स्क्वाड्स बना दिए गए पूरे लाहौर में। फिर इंडस्ट्रीज़ जो 25% शेयर था जिनका, उनके कुछ 305 यूनिट आइडेंटिफाई कर लिए गए, उन सबको नोटिस इशू कर दिए गए और लास्ट 15 डेज़ में कोई 12 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट बंद कर दिए गए जो स्मोक का बाइस बन रहे थे। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट है, इस पे काम किया जा रहा है। इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन मजीद भी काम करने की ज़रूरत है। मतलब इसमें बिल्कुल। ज़्यादा जो है एक्शन दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल है ऐसे ही। हमें टाइम के साथ साथ। इसमें एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट आप देखें कि लास्ट ईयर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर और गवर्नमेंट की विल के साथ जो बैठे थे वो 100% कन्वर्जन होगी ज़िगज़ैग पे। ये कह लें कि एक ऐसा टारगेट था अचीव करना जिसे पिछले कई सालों से हम कोशिश कर रहे थे, हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, मगर लास्ट ईयर हमने वो अचीव कर लिया। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी बहुत से माहिरीन कह रहे हैं कि जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे मुंतकिल किए जा रहे हैं वो उनके हवाले से नाकाफ़ी इकदाम उठाए जा रहे हैं। वेल इस पे गवर्नमेंट की इसके भी नज़र है, इसके लिए स्पेशल एक ऑडिट टीम बना दी गई है जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, PDMA इसमें इन्वॉल्व है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऐप है PDMA की, उसके साथ इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रॉपर 7 स्क्वाड्स हैं लाहौर में जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो बैठा कोई यानी कि कुछ पोर्शन भी अगर वोल्ट टेक्नोलॉजी पे करने की कोशिश किया जा रहा है तो उसे 1 लाख तक फाइन किया जा रहा है। अच्छा, फाइन भी किया जा रहा है। किया जा और रहा अभी तक 100% जो भट्टे हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो हमारा अभी तक लाहौर का सर्वे है उसमें तो हमें 100% ज़िगज़ैग ही मिले हैं। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर माहौलियात या इसको अपने इन्वायरमेंट को हमने खुद भी चेंज करना है, सिर्फ हम इदारों पर ही नहीं इन्हिसार कर सकते। जो लोग हैं उनको अपने ज़िम्मे क्या चीज़ें लेनी चाहिए कि वो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें? ये कंबाइन एफर्ट है। गवर्नमेंट तो इन्फोर्समेंट कर सकती है या कोई इंसेंटिव्स आपको दे सकती है, मगर एक्चुअली तो ये आबादी की या लोगों की अपनी एक विल है कि वो इस पे करना चाहें। वो देखें कि अगर उनकी गाड़ी धुआं दे रही है तो वो ना सिर्फ इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, उनका अपना भी नुकसान कर रही है। ज़ाहिर है ज़्यादा पेट्रोल वो खाएगी, ज़्यादा डीजल। सेम इज़ द इशू विद इंडस्ट्री कि अगर वो स्क्रबर्स हैं, इनएफिशिएंट बर्निंग कर रहे हैं तो वो जो धुआं है वो उनका फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ कर रहा है और वो इकोनॉमिकल भी नहीं उन्हें रहता। वो अच्छी सिस्टम्स अगर लगाएं तो इकोनॉमिकली भी उन्हें बेनिफिट है, इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट है। और इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें देखना चाहिए कि अगर हम अर्निंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बेहतर करना चाहिए। ग्रेजुअली जो धुआं वो छोड़ेंगे वो उनके घर भी पहुँचेगा, वो भी इसी एरिया में रहते हैं, कहीं और तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे तमाम लोगों को इसमें हमारा साथ देना चाहिए और अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इस पर इकदाम करने चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको माहौलियात की अहमियत के बारे में अभी इतना शऊर नहीं है जिसकी वजह से वो इस तरह के इकदाम नहीं उठाते? यूजली मीडिया की वजह से अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, मगर बाज़ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं या लोग परवाह नहीं, एक जनरल ट्रेंड है, हम परवाह कोई नहीं करते चीज़ों की। बस एक आग लगी है कहीं तो हम थोड़ी सी भी आग कूड़े को लगी है तो हम उसको बुझाने की कोशिश नहीं करते, रेदर हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने कूड़े को वेस्ट करने की बजाय या डंपिंग की बजाय आग लगा जला देते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई इतना एफर्ट नहीं होती, आप थोड़ा सा जाके उसको डस्टबिन में फेंक आएँ, जो पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट के उनको आग ना लगाएं। ये एक छोटी सी एफर्ट है, मगर यूजली लोग लापरवाही करते हैं। अवेयरनेस होती है मगर एक जनरल लापरवाही का ट्रेंड है हमारे, लापरवाही करते हैं। और ये स्मॉग से जान छुड़वाने के लिए जो ग्रीनरी है, दरख्त हैं, वो कितने हद तक हमें लगाने चाहिए जिससे ये हम लोग पोल्यूशन अपनी जितनी भी है इससे बच सके? गवर्नमेंट का स्पेशल एम्फेसिस भी है इसके ऊपर। अगर आप देखें तो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा अर्बन फॉरेस्ट पे काम हुआ,
इसमें एक अर्बन फॉरेस्ट को 100 कनाल पे लगा जिसमें लाखों के करीब पौधे लगाए गए, तो गवर्नमेंट इस पे काफ़ी इंसेंटिव ले रही है। फिर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे अब स्टे ऑर्डर है कि किसी किस्म का कोई दरख्त काटा नहीं जा सकता। ठीक है। अगर आपने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी करना है और बहुत ज़रूरी है उस दरख्त को काटना, तो आप उसको काटेंगे नहीं, उसको शिफ्ट करेंगे वहाँ से उखाड़ के, और उसकी कोशिश करेंगे कि करीबी एरिया में लगाएं ताकि ग्रोथ पॉसिबल हो सके। उस एरिया की जो वो हेल्प आउट कर रहा था उसी एरिया में वो रहे और उस एरिया को फर्दर हेल्प आउट करता रहे। ठीक है। और आम शहरी को किस तरह के जो है वो अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आम लोगों का तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने घरों में प्लांटेशन करें जिधर पॉसिबल है, क्योंकि प्लांट लगाना ही एक बात नहीं है, उसके बाद उसकी केयर करना भी है और पानी देना। आई डोंट थिंक सो कोई इतनी हेडेक है किसी के लिए भी कि आप एक पानी भी नहीं सुबह एक गिलास या 2 गिलास उसको दे सकते। तो इस पर हमें एफर्ट करनी चाहिए। तो अगर बात की जाए अपने माहौल की, इन्वायरमेंट की ही, तो हमारा जो इस वक्त माहौल है वो कितना आलूदा हो चुका है? कौन कौन सी गैसेस जो हैं इसमें शामिल हो चुकी हैं? जिस तरह अभी तो हम मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बच जाते हैं पोल्यूशन से, लेकिन अगर ना इस्तेमाल करें तो कितनी हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। स्मोक में जो सबसे डेंजरस है वो पार्टिकुलेट मैटर है। जो गैसेज हैं, सॉक्सेज नॉक्सेज, ऑल्दो दे आर डेंजरस, वो मास्क से रोके भी नहीं जा सकती, ठीक है, मगर उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। पार्टिकुलेट मैटर इज़ द मोस्ट लीथल पार्टिकल इन इट। जो 2.5 एंड उससे बिलो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए N95 मास्क यूज़ करने का कहा जाता है कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल ना हो। तो मैक्सिमम इंडस्ट्री और व्हीकल एमिशंस में ये हमें पाया जाता है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि इसको कर्टेल किया जा सके जितना भी पॉसिबल। ठीक है। और जो हम लोग यही एहतियात करें, किस तरह के एहतियात करनी चाहिए? मास्क लगाएं, कोविड की वजह से भी लगाएं, अब स्मोक की वजह से भी लगाएं, और इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर लें, हम ट्रैवलिंग कम करें। उससे एक तो ये होगा कि हमारा एक्सपोजर कम हो जाएगा, सेकंड जो हमारी व्हीकुलर एमिशन है उस पर भी कंट्रोल पाने में मदद मिलेगी हमें। ठीक है। अपने माहौल को हमने भी जो है वो साफ़ सुथरा बनाना है और स्मोक से अगर बचना है तो हमें जनाब एहतियात करनी है। ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी जो है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लें, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। और अगर स्मोक से बचना है तो हमने ख़ुद भी एहतियात करनी है। इंतज़ामात तो हुए जा रहे हैं, इंतज़ामिया तो इस हवाले से इक़दामात उठा रही है, लेकिन हमने भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं या अपना जो एक किरदार है वो भी निभाना है, ज़िम्मेदारी निभानी है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त अली एजाज साहब मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात हैं। अली एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस बारे में हमसे बात किया। जिस तरह अक्टूबर का महीना जैसे हम बात करते हैं कि स्टार्ट होता है, स्मॉग के जो बादल हैं वो भी मंडलाना शुरू हो जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए भी जनाब हमने खुद भी थोड़ी सी कोशिशें करनी है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सुर और संगीत की, तो सूफी मौसीकी म्यूजिक की सबसे मुश्किल किस्म समझी जाती है और सूफी गायकी को बरसगीर का रिवायती म्यूजिक भी समझा जाता है। बरसगीर से शुरू होने वाली म्यूजिक की यह किस्म अब पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल रही है। अब तो नौजवान नस्ल में सूफियाना कलाम और सूफी गायकी से जो उल्फत पाई जाती है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। हमने भी आज ऐसे मेहमानों को मदऊ कर रखा है जो इंतहाई बासलाहियत और मल्टी टैलेंटेड गुलकार हैं। पॉप म्यूजिक हो या क्लासिकल गायकी हो, सूफियाना कलाम हो या फिर गजल हो, कवाली हो या फिर टप्पे हो, वो इतने खूबसूरत अंदाज में गाते हैं कि एक समा बन जाता है। तो चलिए आज उनसे कुछ दिलचस्प गुफ्तगू भी करेंगे, सूफियाना कलाम भी उनसे सुनेंगे और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है तबला नवाज भी हैं और बहुत अच्छा तबला भी बजाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसामा असलम है, सूफी सिंगर है। उसामा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। और सरफराज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो तबला नवाज है। सरफराज, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। उसामा, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लें, और कब से स्टार्ट किया आपने कि मैंने इस फील्ड में जाना है और सूफी म्यूजिक ही क्यों चुना आपने? तकरीबन मुझे 3 से 4 साल हो गए अच्छा। इस फील्ड में। दरअसल सूफी ही म्यूज़िक ही नहीं मेरी डायमेंशन, जैसा आपने बताया कि टप्पे भी हैं, पॉप म्यूज़िक भी है। तो आजकल हर तरह का इंसान को स्टाइल गाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑडियंस से एक चीज़ की तवक्को नहीं कर सकते सुनने की, क्योंकि आजकल मोस्ट डायमेंशनल थिंग्स हैं म्यूज़िक के अंदर भी, पॉप म्यूज़िक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। तो मैं समझता हूँ कि हर तरह की फील्ड इंसान को यानी Adopt आनी करनी चाहिए, है बिल्कुल अडॉप्ट करनी चाहिए, गाना आना चाहिए।
तो सूफी म्यूजिक तो एक आपको पता है कि उसके अंदर एक अलग ही समा है, जितना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, वहाँ से सूफी म्यूजिक स्टार्ट हुआ, बल्कि इससे भी पहले जो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सूफी म्यूजिक का एक अपना अंग है कि इंसान मौसीकी रूह की ग़िज़ा जिस तरह से कहा जाता है, मैं समझता हूँ कि सूफी म्यूजिक एक रूह की ग़िज़ा है, कि वो असल रूह की ग़िज़ा है। सरफराज, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कब से इस चीज़ का आगाज़ किया, सफ़र कैसा था आपका, और तबला कब से बजाना शुरू किया आपने? तबला तो मैं ना बेसिकली बजा रहा हूँ, तकरीबन मुझे 12-13 साल हो चुका है, ठीक है, लेकिन सीखने की जो सी मैंने वो स्टार्ट लिया अपना, वो मुझे हुए हैं 10 से 11 साल हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद सुलेमान मानस साहब, ठीक है, उस्ताद तारिक खान साहब के वो शागिर्द हैं, अलमरूफ हैं, जानते होंगे आप ठीक है। सब। तो बस ये सफ़र ऐसा है कि बस कोशिश जारी है, मंजिल का कोई पता नहीं कहाँ ख़त्म होने यार कहाँ। ठीक है, तो फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ या सेगमेंट का आगाज़ भी किसी कलाम या किसके साथ करें? सबसे पहले अल्लाह की तारीफ ज़रूर। हमको सुना। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये जमी जब ना थे जहाँ जब ना था, ये जमी जब ना थे जहाँ जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, सारी मखलूक में जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्याल और तजस्सुस, तू ही आरज़ू, ला इलाहा। तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी अज़मत का पता देता है। तेरी शान शान शान, ला इलाहा ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस, तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी है तू भी तू, था भी है तू भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जनाब, क्या खूबसूरत दोनों ने, बहुत खूबसूरत। उसामा, आपने बहुत खूबसूरत गाया है, और सरफराज आपने बहुत अच्छा तबला बजाया, बहुत अच्छा लगा इसको सुन के भी। तो उसामा, कहाँ से सीखा है आपने ये सफ़र, और मतलब गाना कहाँ से सीखा है आपने? सबसे पहले अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। मेरे उस्ताद थे इश्तियाक हुसैन जाफरी साहब। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो हारमोनियम है उस्ताद परवेज़ फिदा खान साहब, जो कि उस्ताद गुलाम अली खान साहब के शागिर्द हैं, फिर उनसे सीखा। तो अभी तक सीख रहे हैं। सीखने का अमल तो मैं समझता हूं कि इंसान एंड तक जारी रहता है। तो अभी तक सीख रहे हैं, सुनकर भी सीखा जाता है। उस्ताद गुलाम अली खान साहब को मैं सुनता हूँ बड़ा, तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने हासिल होता है। तो मतलब क्या लगता है आपको, आज के दौर में नौजवान ज़्यादा मेरे ख्याल से इस तरफ ही आ गए हुए हैं, बिल्कुल क्लासिकल और सूफी सिंगिंग की तरफ आ गए हैं, इस पे क्या लगता है आपको, क्यों रुझान इस तरफ आ रहा है? दरअसल मैं ये समझता हूँ इंसान को जहाँ से सुकून मिलता है, अच्छा, तो लोग उस तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। तो आजकल सूफी है, सूफी का अंग बहुत अच्छा है कि आजकल लोग इस तरफ आ रहे हैं। सूफीज़म लोगों के अंदर
शऊर आया है कि सूफीज़म क्या है, लोगों ने सूफिया को पढ़ना शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक बात है कि लोग इस तरफ आए हैं, और मैं समझता हूँ सूफी म्यूज़िक एक सुकून हासिल करने की चीज़। और सूफी म्यूजिक आप गाते हो तो फिर आप मेरे ख्याल से सारी डायमेंशंस बिल्कुल को कवर कर लेते हैं। महव हो जाते हैं आप। जैसे तबला है और हारमोनियम का जो अंग है, आपस के अंदर जो सिमिलैरिटी है, जो एक सुर कायम होता है या सुर जो पैदा होता है, वो इंसान को मैं समझता हूँ मार्फत तक लेकर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सरफराज, आपने क्यों तबला ही क्यों चुना सीखना? और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्यों नहीं? बेसिकली ना ये कुछ काम ऐसा है कि खुदा की तरफ से भी होता है, गॉड गिफ्टेड भी होता है इंसान, ठीक है। तो मुझे गॉड गिफ्ट आया था ये तबले का ही। शुरू से मैं बचपन में ना किताबें बजाता था, टेबल बजाता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब और ज्यादा सेंस बढ़ गया तो फिर मैं तबले पर आ गया। तो मतलब आपको पता चल गया कि ये मेरे अंदर हाँ स्किल जी, है, एबिलिटी जिसको है, मैं हाँ अब जी। पॉलिश कर सकता पॉलिश हूँ। कर सकता हूँ। तो एक सिंगिंग का तो एक वो परफॉर्मेंस होगी, मेरे ख्याल से खाली तबले की भी परफॉर्मेंस हो जाए। जी जरूर। मैं आपके सामने ना तबले की एक ताल है, 3 ताल, ठीक है, 16 मात्रे का ताल है। अच्छा, तो उसका ना मैं 2-3 तिहाइयाँ वगैरह पेश करूंगा। जरूर, गत्ते जरूर। वगैरह। इजाजत है? क्या बात है। मतलब ये जो तबला बजा रहे हैं आप, बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से जी, वो बिल्कुल। सीखना। देन आपने देखने कौन सी टेक्निक्स, और जी, ऐसे इसके ही बारे है, में मुझे तो ज्यादा नहीं पता है, हाँ इसके जी। बारे में आप ही बता सकते हैं क्या क्या इसमें सीखना पड़ता है? इसके अंदर सबसे पहले ना होना चाहिए कि इंसान को ना लय के बारे में पता हो। ओके, ठीक है, सुर और लय, ठीक। ये दोनों बहुत अहमियत रखती हैं। ठीक है, और ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, ये उस्ताद नहीं हमें बता सकता, ये खुदा की तरफ से हमें मिलती है। ठीक है, वो गॉड मतलब गिफ्ट ये होती है। अंदर ही इनबिल्ट होती हैं हाँ चीजें। जी, सुर और लय। ठीक है, फिर जब हम उस्ताद को पकड़ते हैं ठीक है, तो वो फिर हमें कोई टेक्निक्स वगैरह बताता है ठीक। कि तबले के अंदर हमने असूल के मुताबिक एक बजाना होता है ना, वो फिर उस्ताद नहीं हमें बताना होता। बेसिकली जो तबला है वो मैथ है। अच्छा, आप इसको गिनते हैं, जिस तरह ये भी चल रहा था तो गिना जा सकता है। जिस तरह ये वक्त है, ये एक भी ये भी ताल है, और जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं ये सुर है। बिल्कुल मैं ऐसे जहाँ ही। तक समझता हूँ बिल्कुल। तो ये वक्त है, जिस तरह टाइमिंग है, एक हर चीज एक लय में अच्छी लगती है, टेम्पो में अच्छी लगती है। इस तरह तबले का भी एक टेम्पो है। कोई भी चीज है वो टेम्पो से बाहर हो जाए तो वो मैं समझता हूँ कि बे टेम्पो हो जाती है, या कायनात एक चल रही है, ये भी बिल्कुल टेम्पो ऐसे में ही। चल रही है, बिल्कुल, खुदा का एक निज़ाम। एग्जैक्टली ऐसे ही है। उसामा, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें आगे जाने का मौका नहीं मिलता। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कितने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो अपकमिंग जो न्यू टैलेंट है उनको प्रमोट कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये लक पे डिपेंड इंसान की करता है। जो अच्छी चीज़ है वो आजकल सोशल मीडिया है आपके पास खुद सोशल मीडिया ने आपको एक मौका मुहैया किया है कि आप वहाँ पर आएँ और अपना बिल्कुल। टैलेंट लोगों के सामने लेकर आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टैलेंट है, अच्छा टैलेंट, वो लोगों के सामने आ ही जाता ठीक है। है। मौका इंसान वक्त के साथ साथ अल्लाह खुद मेहनत, मौके के लिए भी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप मेहनत करते जाएं, अल्लाह इंसान को फल देता जाता है। बिल्कुल मैं ये ऐसे ही है। समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। उसामा असलम हमारे साथ मौजूद थे और सरफराज खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपसे एक और परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखनी है आपकी। जनाब, मुझे अब आपने इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते इन दोनों के एक और परफॉर्मेंस देखते जाइए। दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मसो मस कलंधर मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मसो
आता, अब तो जीना महाल जैसे मानेला, मैं तो तेरे यहाँ, मैं तो तेरे यहाँ, दामन लगिया मोला, मैं तो तेरे यहाँ, बस आते सकी कर बुलंदी अता, लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा, लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा, मैं तो तेरी यहाँ, मैं तो तेरी यहाँ, मैं तो तेरी यहाँ, मैं तो तेरी यहाँ, दामन लगिया मोला, मैं तो तेरी यहाँ, मसो मस कलंदर, मैं तो तेरी यहाँ। दिल है गोशानशी नूरे महफिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले, मैं तो तेरी यहाँ, मैं तो तेरी यहाँ, मैं तो तेरी यहाँ, मैं तो तेरी